हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का कॉमर्स का जो चैप्टर फर्स्ट है अकाउंटेंसी का, उसका हम लोग उसको समझेंगे, उस चैप्टर को जानेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। अगर आप लोग को कोई डाउट होती है, कोई भी परेशानी होती है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे ग्रुप्स पे या फिर कमेंट्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाभकारी संस्थान जो होता है, गैर संगठन, वो क्या होता है। गैर लाभकारी संगठन जो होता है क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ हम लोग जानेंगे, विशेषता जानेंगे और उद्देश्य जानेंगे। और इसमें जो खाता बनाई जाती है, इसमें कुल तीन खाता बनाई जाती है, उस सब के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी मदद मिल सके। और हमारे वीडियो पे पहले बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अलाभकारी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अलाभकारी मतलब कि लाभ के आगे अ लगा हुआ है, यानी कि लाभ न कमाने वाली संस्थान। बिल्कुल, ये जो है अलाभकारी संस्थान क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा अलाभकारी संस्थान या फिर अलाभकारी संस्थान या फिर गैर लाभकारी, जिसको गैर लाभकारी भी कहा जाता है, तो गैर लाभकारी संस्थान या फिर संगठन क्या होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या करना होता है, सेवा प्रदान करना होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अलाभकारी संस्थान एक ऐसी संस्थान होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। बिल्कुल, तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ये वही बात सब लिखी गई है, आप इसका जो है ना डेफिनेशन लिख लेंगे और एग्ज़ाम में अगर आती है कि अलाभकारी संस्थान क्या होता है तो आप ये लिख देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ करके। और आपको नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, नोट्स बहुत काम देगा एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका हम लोग मुख्य विशेषता जानेंगे, ठीक है, कि अलाभकारी संस्थान जो होते हैं, गैर लाभकारी संस्थान जो होते हैं फिर संगठन, इसका क्या विशेषता है। तो इसका पहला विशेषता क्या है कि यह संस्थान किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को, जैसे कि शिक्षण, व्यायामशाला, मनोरंजन, खेलकूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म तथा रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए, ये एक ऐसे संस्थान है जिसमें जाति धर्म को ध्यान में न रख करके ये सभी को सेवाएं प्रदान करती है। ये जाति धर्म को नहीं देखती है बल्कि सभी को सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि फ्री में, मुफ्त में सेवा दी जाए। अगर पैसा लिया भी जाए तो बहुत कम पैसा लिया जाए, और ये फ्री में, ज़्यादातर ये फ्री में ही यानी कि मुफ्त में ही सेवा प्रदान करती है, बिना जाति धर्म को देखे हुए सभी लोगों को। तो आई होप आपको पहला विशेषता जो है वो समझ में आया होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा जो विशेषता है उसको समझते हैं। दूसरा इसका विशेषता है, इनका निर्माण धर्मार्थ, प्रन्यास या फिर समाज की तरह होता है। इसका जो निर्माण होता है वो समाज की तरह होता है और इनमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य होते हैं, और इनमें जो डोनेट करते हैं या फिर इसका जो देखभाल करते हैं, अनुदान करते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। मतलब कि ये जो NPO है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर संगठन संस्थान को NPO बोला जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो NPO है उसमें जो पैसा देता है, पैसा लगाता है, वो इसके सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी लगाएगा कोई भी चैरिटी में तो उसका वो सदस्य हो जाएगा। तो इसमें जो पैसा लगाता है गैर लाभकारी संस्थान में, वो इसका सदस्य हो जाता है। तो आप ये दूसरा विशेषता लिख सकते हैं। चलिए तीसरा विशेषता है, इनके कार्यों का प्रबंध सामान्यतः
प्रबंधक या फिर शासन संबंधी कमेटी या फिर समिति तथा इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका जो प्रबंध है मतलब कि इनमें जो मेन होते हैं, इसका मुख्य कोई होता होगा तभी ये संस्थान चलती है। तो इसका मुख्य जो होता है ना, वो कमेटी के मुख्य होते हैं, जो समिति द्वारा सभी मिल करके एक मुख्य को चुना जाता है और वही इसका प्रबंध और शासन करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा विशेषता था। हम लोग चौथा विशेषता को जानते हैं। देखिए चौथा विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। इन संस्थानों एग्जाम में पूछा गया है, इस विशेषता से क्वेश्चन निकाल के पूछा गया है कि गैर लाभकारी संगठन जो होते हैं उसमें जो है पैसा का या फिर आय का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो देखिए समझिए, मुख्य स्रोत, तो इनकी मुख्य स्रोत, चौथा विशेषता है, इनका जो मुख्य स्रोत होता है गैर लाभकारी संगठन का जो मुख्य स्रोत होता है आय का, वो कहाँ से होता है, तो सदस्यों से अनुदान होता है। मतलब उसके जो सदस्य होते हैं वो डोनेशन देते हैं। ठीक है, डोनेशन देते हैं। उसके बाद दान देते हैं। बहुत आदमी रहता है उसके अंदर दान देने वाला, तो दान देते हैं। उसके बाद वसीयत, लिगेसी। अब ये लिगेसी क्या होता है, तो इसका ये टर्म है, समझ लीजिए। वसीयत क्या होता है, अगर कोई आदमी दिया है उसमें, ठीक है, कोई आदमी मान लीजिए किसी आदमी का प्रॉपर्टी है, ज़मीन है या फिर घर है या फिर कोई भी संपत्ति है, ठीक है, और उसका कोई नहीं है, वो जो लेने वाला उसका जो है ना कोई नहीं है, उसके मतलब वंश में कोई है ही नहीं, बस वो अकेले है, तो वो किसको देगा। और दूसरी बात, वसीयत यह होता है कि मरा हुआ आदमी अपने चाह से देता है उसमें, उसको वसीयत कहते हैं। मतलब ये हम टर्म आगे हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं वसीयत क्या होता है। तो मरा हुआ आदमी मतलब कि आदमी जो है अपने चाहत से जो उसमें दान देते हैं, अपने इच्छा से, मरा हुआ आदमी अब कैसे देगा, मतलब लोग मरने से पहले नहीं, जो मतलब कि मरने के कगार पे रहते हैं जो बूढ़े, और वो दान देते हैं उसमें अपने चाहत से, इच्छा से, तो उसको वसीयत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुदान में सहायता, ये सहायता करते हैं। उसके बाद विनियोग से आय मतलब कि इन्वेस्ट से जो इंटरेस्ट मिलता है, इसमें बहुत आदमी इन्वेस्ट करता है, उसे जो इंटरेस्ट मिलता है इसमें, तो ये भी गैर अलाभकारी संगठन या फिर गैर लाभकारी संगठन का जो आय होता है वो मेन यहीं से होता है। मेन जो होता है ना इसमें दान और अनुदान, वसीयत, ये सब याद आप रख सकते हैं। इसका मेन जो है सो इनकम का सोर्स है। ठीक है, पाँचवा जो है, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है। ये जो संस्थान होते हैं अलग अलग सोर्स द्वारा, अलग अलग स्रोत द्वारा बनाया जाता है एक निधि, और उसी एक निधि बने दो को पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है। एक अकाउंट बनाया जाता है, उसी में उसको जमा किया जाता है जो भी पैसा आता है। उसके बाद है, उसके बाद एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखा की सूचना से आज से इनकी वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से। ठीक है, ये जो संस्थान है इसके द्वारा उपलब्ध लेखा का सूचना से आज से इनकी वर्तमान और मजबूत अंशदान है से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से। ये वैधानिक आवश्यकता जो होता है, मतलब कि इसमें जो आवश्यकता होती है क्या आती है, हम बोले नहीं आने के लिए ना, देखो गलत हो गया ना। तो इसका जो उद्देश्य था, इसका जो विशेषता था, हम लोग 4 या 5 लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 या 5 से काम चल जाएगा। अब हम लोग चलिए समझते हैं लाभकारी संस्थान और अलाभकारी संस्थान में हम लोग 3 गो डिफरेंस समझ लेते हैं, मतलब कि अंतर समझ लेते हैं
कि क्या अंतर है। ठीक है, लाभकारी संस्थान क्या होता है और अलाभकारी संस्थान तो आप लोगों को पता ही है। तो इसके बीच जो अंतर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लाभकारी संस्थान क्या होता है। इन संस्थानों का मूल्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभकारी संस्थान नाम से ही पता चलता है, लाभकारी संस्थान यानी कि लाभकारी संस्थान का मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। लेकिन अलाभकारी संस्थान जो होता है उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। तो ये पहला जो है सो अंतर है इस दोनों के बीच। और दूसरा अंतर क्या है, इसमें मालिक या फिर स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है। इसमें पूंजी, एकत्रित संचय व लाभ शामिल होता है। ठीक है, इसमें जो है ना सारा चीज़ लाभकारी संस्थान में जो है लाभ, पूंजी ये सब शामिल होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पूंजी, लाभ ये सब शामिल नहीं होता है। इसमें सदस्यों के हित पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है। इसमें संपत्ति की दायित्व पर अधिकता दान अधिक शामिल होता है। ठीक है, इसमें पूंजी ये सब शामिल नहीं होता है। इसमें जो है ना दान ये सब शामिल होता है। ठीक है, ये मेन। और उसके बाद तीसरा जो है डिफरेंस, वो मेन डिफरेंस है क्या चीज़ कि लाभकारी संस्थान में जो होता है इस प्रकार के संस्था के कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि कहा जाता है। ये जो संस्थान होते हैं लाभकारी संस्थान जो होते हैं वो उसमें शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ को निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अलाभकारी संस्थान में इस प्रकार के संस्था जो होते हैं उसमें शुद्ध परिणाम को अधिक्य तथा कमी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि नहीं निकाला जाता है। इस संस्थान में मतलब कि अलाभकारी संस्थान में अधिक्य या कमी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद इसमें लाभकारी संस्थान में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लाभकारी संस्थान और अलाभकारी संस्थान के बीच अंतर लिखे। ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर का आ सकता है। तो लास्ट जो डिफरेंस है लाभकारी संस्थान और अलाभकारी संस्थान का वो क्या है कि लाभकारी संस्थान में 3 खाता बनाए जाते हैं। कौन कौन से? व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग और अकाउंट, लाभ हानि खाता यानी कि पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद चिट्ठा या फिर स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट। इसमें 3 अकाउंट ये सब बनाया जाता है। लेकिन अलाभकारी संस्थान में ये तीनों अकाउंट नहीं बनाया जाता है बल्कि इसमें दूसरा अकाउंट बनाया जाता है। 3 अकाउंट कौन कौन? तो इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इसमें बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आय व व्यय खाता बनाया जाता है मतलब कि एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चिट्ठा स्थिति या फिर विवरण मतलब कि बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो इसमें 3 अकाउंट बनाया जाता है अलग और इसमें 3 अकाउंट। तो 2 या फिर 3 डिफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि ये 2 या 2 नंबर का ही आता है। ठीक है, जनरली 2 नंबर का ही आता है, वैसे तो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है, 2 या फिर 5 नंबर का। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाभकारी संस्थान और अलाभकारी संस्थान के बीच अंतर। उसके बाद है अलाभकारी संस्थाओं के अभिलेखों का लेखांकन। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है और इसमें कौन कौन सा अकाउंट होता है। तो आप लोग को पता है यहाँ पे जैसे कि पहले ही वर्णन किया जा चुका है कि इस प्रकार की संस्थाएं किसी भी प्रकार के उत्पादन या व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होती है। इसका आय का मुख्य स्रोत इनके सदस्यों द्वारा प्राप्त अनुदान या दान, सरकारी सहायता या विनियोग से प्राप्त आय है। अधिकतर लेन देन रोकड़ और बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए सामान्यतः ये संस्थाएं एक रोकड़ पुस्तक रखते हैं। ठीक है, यानी कि कैश बुक रखते हैं, रोकड़ पुस्तक कैश बुक। इसमें सभी प्राप्तियों और भुगतानों को प्रलेखित किया जाता है। यह एक लेखा बही भी प्रतिपादित करते हैं जिसमें सभी आय, व्यय, परिसंपत्तियों और दायित्व का अभिलेखन किया जाता है जो कि एक लेखा वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय विवरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त
सभी मूर्त परिसंपत्तियों तथा उपभोग करने लायक को प्रलेखित करने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर का भी प्रयोग भी आवश्यक है। तो इसमें जो है ना कौन सा बुक बनाया जाता है, एक कैश बुक बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, रोकड़ से ही रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए एक इसमें कैश बुक बनाया जाता है। ये संस्थाएं कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती। ये जो संस्थाएं होती है अलाभकारी संस्थाएं कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती है। इसके बदले में यह पूंजी सुविधाएं, जिनको सामान्य निधि भी कहते हैं, जो कि अधिलाभ, आजीवन, सदस्यता शुल्क, दान, वसीयत इत्यादि प्राप्तों के रूप में 1 साल, 10 साल में हुई। ये जो संस्था है वो पूंजी खाता तैयार नहीं करती, यानी कि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो तैयार नहीं करती ये जो संस्थान है। इसके बदले यह पूंजी निधि, जिनको सामान्य निधि भी कहते हैं, जो कि अधिलाभ, आजीवन, सदस्यता शुल्क, दान, वसीयत इत्यादि प्राप्तियों के रूप में साल दर सालों में हुई को बनाते हैं। अतः सदस्यों को अन्य दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निधि के, कहने का मतलब इसमें जो कहा गया है कि इसे ये जो अलाभकारी संस्थान होते हैं इसमें जो है पूंजी खाता नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा खाता बनाया जाता है, तो रोकड़ खाता बनाया जाता है, कैश अकाउंट बनाया जाता है। इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता है। अंतिम खाते तथा अंतिम विवरण, अलाभकारी संस्थाओं को भी प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अंतिम विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह संस्थाएं लाभ न अर्जित करने वाली संस्थाएं हैं और इन्हें व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि ये अलाभकारी संस्थान है इसीलिए इसमें लाभ व हानि खाता और व्यापारिक खाता जो होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु यह जानना भी जरूरी होता है कि क्या वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्यय, यानी कि एक्सपेंस के लिए पर्याप्त आय या आया या नहीं। जो हम एक साल जो एक्सपेंस किए हैं, व्यय किए हैं, उसके लिए जितना इनकम आना चाहिए वो आया कि नहीं, ये सब जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, उन्हें जरूरी अंतिम सूचनाएं इसके सदस्य सूचनाकर्ताओं को एकत्रित तथा समिति के पंजीकर्ता को भी उपलब्ध करवानी होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें प्रत्येक लेखा वर्ष का अंत में एक अंतिम खाते तैयार करने होते हैं तथा लेखांकन के सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं अव्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खातों में शामिल हैं। देखिए क्या होता है कि ये तो अलाभकारी संस्थाएं लाभ नहीं कमाती है, ठीक है, इसीलिए इनमें जो है व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता ये सब तो बनता नहीं है। इसलिए लेकिन इसमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि साल में कितना व्यय हुआ, कितना आय हुआ, तो ये सब भी जानना ज़रूरी होता है। इसी सब चीज़ को जानने के लिए हम लोग जो बनाते हैं इसमें भी 3 खाता बनाया जाता है। इसमें कौन कौन खाता बनाया जाता है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना प्राप्ति हुआ और कितना भुगतान हुआ। ठीक है, प्राप्त किससे होता है, तो सदस्य से या फिर अन्य सदस्य के अन्य दूसरे लोगों से। और भुगतान होता है जैसे कि सैलरी दिए, वेतन दिए, भत्ता दिए, उसके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उसको, वर्कर को, तो हमारे यहाँ से आएगा भी जाएगा भी। तो इस सब को शो करने के लिए, दिखाने के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनता है। उसके बाद आय और व्यय खाता, तो उसमें इनकम भी आता है, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी आता है। ये प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता बहुत ही, दोनों में अंतर है, बहुत का अंतर है। ये नहीं कि एक ही समझिएगा, इसके बीच भी हम लोग डिफरेंस को जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है,
और उसके बाद लास्ट में तुलन पत्र बनाया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट को बनाया जाता है। तो इसमें 3 खाता कुछ इस प्रकार बनता है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और फिर जानते हैं और सब। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक के लेन देन का एक सारांश है, जो कि आय और व्यय खाता और तुलन पत्र को तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है रोकड़ तथा बैंक के लेन देन का एक सारांश है। रोकड़ तथा बैंक मतलब कि पैसा और या फिर बैंक में जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसका एक सारांश है, यानी कि समरी है, ठीक है, जो कि हम लोग को मदद करती है क्या बनाने में, तो आय और व्यय खाता बनाने में और तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट को बनाने में ये सहायता करती है। अगर हम लोग प्राप्ति या भुगतान खाता नहीं बनाएंगे तो आय व्यय खाता बनेगी ही नहीं। इसके साथ ही यह कानूनी रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान खाते को भी आय और व्यय खाते के साथ तथा तुलन पत्र के साथ संपत्तियों के पंजीकृत के पास जमा करवाना होता है। और ये जो है संवैधानिक भी जरूरी है, क्योंकि इनको जो है पंजीकर्ता के पास जमा करवाना होता है, इसलिए ये भी बनाना जो है अलाभकारी संस्थान में ये खाता भी बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं और फिर आगे समझते हैं। आगे है आय और व्यय खाता। आय और व्यय खाता के बारे में हम जो जान लेते हैं, मतलब कि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। आय और व्यय खाते लाभ तथा हानि खाते के समान ही होता है। ये आय तथा व्यय खाते जो होते हैं लाभ तथा हानि खाते के ही समान होते हैं, मतलब कि आय और व्यय खाता जो होता है वो लाभ तथा हानि खाते के जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ये। अव्यापारिक संस्थाएं सामान्यतः तुलन पत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से आय और व्यय खाते को तैयार करती है। यद्यपि इससे यह आश्चर्य नहीं है कि वह तलपट को तैयार नहीं करती है, ठीक है। तलपट क्या होता है, यानी कि जर्नल को तैयार नहीं करती है। लेखा बहियों की शुद्धता की जांच के लिए वह तलपट को भी तैयार करती है, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के साथ ही आय और व्यय खाता को तुलन पत्र को तैयार करते हैं। तलपट उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स को एकदम डिटेल में फिर से जानते हैं, ठीक है। यह एक लेखा वर्ष के अंत में रोकड़ प्राप्तियों तथा नगद भुगतानों को रोकड़ बही में प्रलेखन के आधार पर तैयार किया जाता है। सरल रूप में यह रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश होता है। उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न तिथियों को सदस्यों से प्राप्त किया गया चंदा, जो कि रोकड़ पुस्तक के नाम पक्ष की ओर दर्शाया जाता है, को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में एक मद के रूप में इसकी कुल राशि को प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार वेतन, किराए, बिजली का बिल भुगतान के जो कि समय समय पर किए जाते हैं को रोकड़ बही में जमा पक्ष की ओर प्रलेखित किया जाता है, परंतु कुल भुगतान वेतन, कुल भुगतान किराया तथा कुल भुगतान विद्युत प्रभार जो एक वर्ष के दौरान भुगतान किए गए
हैं को प्राप्त एवं भुगतान खाते के भुगतान पक्ष की ओर प्रकट किया जाता है, यानी कि शो किया जाता है। इसलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों, चाहे वह चालू अवधि से संबंधित हो या ध्रुव अवधि या आगामी अवधि से संबंधित हो, पूंजीगत या आयगत प्रकृति के प्रकृति के हो, इसको सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। यह सूचित किया जाता है कि यह खाता कोई गैर मत जैसे हार्स की राशि, मतलब डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है, हर्ष की राशि को नहीं दर्शाया जाता है। इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो होता है वो नहीं शो किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष हस्तस्थ रोकर बैंकस्थ रोकर को प्रदर्शित करता है, जो कि इसके प्राप्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। अंतिम शेष में दर्शाई गई, यद्यपि मतलब इसमें जो है वो मेनली जो है इसमें डिप्रिसिएशन अमाउंट हार्स का जो राशि होता है उसको नहीं शो किया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई मशीन खरीदें और उसको चलाएं और उसका जो दाम घट जाता है, प्राइस घट जाता है चलाने से, यूज करने से, तो वो जो अमाउंट घटा उसका जो है वो नहीं इसमें शो किया जाता है। डिप्रिसिएशन अमाउंट उसमें हार्स की राशि शो नहीं किया जाता है। और बाकी ये सब तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी इतना ही रहने दीजिए क्योंकि लंबा वीडियो बन रही है, ठीक है, आधा घंटा का ही वीडियो रहने देते हैं। और फिर हम लोग कल जो जानेंगे इस अकाउंट में, कल जानेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आय और व्यय खाता कैसे बनाया जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो कल की क्लास जो होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हुई या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या फिर ग्रुप में या फिर कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी टाइप्स का वीडियो आगे भी देखने को मिले। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय।